हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आईएएस पीएससी सॉल्यूशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार जेपीएससी के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं और मैंने झारखंड जीके को शुरू किया है, झारखंड सामान्य ज्ञान को शुरू किया है। तो झारखंड के इतिहास को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था होगा। इससे पहले हम लोग 2 शासन व्यवस्था देख चुके हैं, यानी कि हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हर शासन व्यवस्था से आपसे पूछा जाएगा। तो आज आपका 2 नंबर और जुड़ जाएगा, 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसको अंत तक जरूर देखिएगा, यहां से आपका 2 मार्क्स रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा जेपीएससी में मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो थोड़ा सा शेयर करके सपोर्ट जरूर कर दीजिए, क्योंकि जेपीएससी के स्टूडेंट थोड़े कम है इस चैनल पे। थोड़ा सा सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको लाभ भी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल पे आ सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बात करेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की। आज हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो ये 2 भागों में डिवाइड था। यह व्यवस्था जो है वो 2 भागों में डिवाइड था, 2 रूपों में, 2 स्तरों में ये डिवाइड था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो था वो उरांव जाति पर काम करता था। ठीक है, उरांव जाति पर ये काम करता था। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। हमने नहीं डिवाइड किया, ये जो जनजाति थी इन्होंने ही डिवाइड किया। प्रशासन के रूप से अगर देखें तो इन्होंने 2 भागों में इसको डिवाइड किया। पहला था गांव पंचायत और दूसरा था पढ़ा पंचायत। ठीक है, गांव पंचायत और पढ़ा पंचायत। अब ये गांव पंचायत और पढ़ा पंचायत क्या था, अब समझते हैं। देखिए, गांव पंचायत जो है, सबसे पहले हम लोग गांव पंचायत के बारे में डिस्कस करेंगे। गांव पंचायत क्या था, गांव पंचायत में कौन कौन प्रमुख थे, उनका क्या जो है वो कार्य होता था। इसके बाद हम लोग चलेंगे पढ़ा पंचायत में। आखिर ये पढ़ा पंचायत क्या था और इसमें कौन कौन से अधिकारी थे, ठीक है, इसमें कौन हेड थे, क्या क्या उनका सबका काम हुआ करता था, ये सारा कुछ देखेंगे। तो देखिए, गांव पंचायत की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख जो कार्यकर्ता थे, मतलब कि जो ये गांव पंचायत था, इसमें कार्य करने वाले जो लोग थे, यहाँ के गांव के प्रशासन को जो देखने वाले लोग थे, गांव का प्रशासन जो संभालते थे, उनमें प्रमुख थे महतो, पाहन और भंडारी। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, महतो का क्या काम था, पाहन का क्या काम था और भंडारी का क्या काम था। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि गांव पंचायत का जो प्रधान होता था वो होता था महतो। ठीक है, गांव पंचायत का प्रधान महतो हुआ करता था और पाहन के साथ मिल करके, महतो और पाहन यानी कि ये दोनों मिल करके किसी भी कार्य को अंजाम देते थे गांव पंचायत में। मतलब कि गांव पंचायत में अगर कोई कार्य करने हैं तो ये दोनों आपसी सलाह मशवरे से ये लोग जो है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिसीजन लेते थे और उस कार्य को अंजाम देते थे। ठीक है, मतलब कि किसी भी मामले में अगर निर्णय लेना होगा तो ये दोनों महतो और पाहन उस कार्य को करते थे। ठीक है, अब ये पाहन क्या थे और महतो क्या थे, क्या क्या आखिर काम था। मान लिया कि ठीक है, जो भी काम होगा ये दोनों मिलकर के करेंगे, लेकिन कौन कौन से कार्य को ये निपटाते थे और अगर इन लोगों से वो कार्य नहीं हो पाता था तब वो कार्य जो है वो जाता था पढ़ा पंचायत के पास। ठीक है, तो कौन कौन से कार्यों का ये निपटारा करते थे और कौन से कार्य का नहीं करते थे, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लिया कि एक गांव है, इन्हीं का कोई गांव है जिसको हम लोग ग्राम बोलते हैं। अब गांव में कोई समस्या आ गई, ठीक है, कोई झगड़े आ गए, किसी परिवार के बीच में जमीन को लेकर के अगर कोई विवाद हो गया तो यहां से जो फैमिली होगा, जो परिवार होगा, वो इनके पास आएगा। ठीक है, या तो महतो के पास आएगा, सबसे पहले जो है ये महतो के पास ही आएगा। ठीक है, अब महतो को ये बोलेंगे कि देखिए एक सभा बुलाइए और हमारे घर में विवाद हो गया है या मारपीट हो गया है या अगर उनके घर में चोरी हो गया है, तो मामला सबसे पहले जो है वो गांव का आदमी इसके पास, महतो के पास लेकर के आएगा। ठीक है, अब जो है देखिए इनके बारे में अगर देखें, जैसे पढ़ा पंचायत के बारे में, तो सारा कुछ जो है उरांव जनजाति के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इनके बारे में मिलता जुलता जो है वो सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब देखिए,
गांव के जो कार्य होते थे, गांव के कार्यों में जनजाति लोगों के बीच में जो विवाद होता था, या कोई अगर बीमारी हो गई, जैसे गंभीर बीमारी अगर हम लोग बात करें तो हैजा जैसे अभी कोरोना आया, उसी के जैसा उस समय हैजा था, क्योंकि उसका इलाज नहीं मिला था। कोई भी बीमारी अगर होती है, उसका इलाज अगर नहीं है तो बहुत ही बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो उस समय हैजा, अभी हैजा जो है बिल्कुल इजी छोटा सा बीमारी बन करके रह गया, क्योंकि उसका इलाज हमने खोज लिया है। तो हैजा जैसी बीमारी या चेचक जैसी बीमारी या कोई आपदाएं आ गई, तो इन सब को ये संभालते थे महतो और पाहन, मतलब कि गांव के ये प्रमुख होते थे, ये संभालते थे। अभी आगे बताऊंगा कि भंडारी का क्या कार्य होता था। आप कहेंगे कि भंडारी को छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी इसको भी हम लोग समझेंगे कि इसका क्या कार्य होता था। किसी के बीच में झगड़े झंझट ये हो गए तो यही संभालते थे। अगर कोई पर्व त्योहार आ रहा है, जैसे हमारे गांव में अगर दशहरा त्योहार आता है, तो दशहरा त्योहार आता है तो दशहरा में हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक बैठक करते हैं, गांव में बैठक होती है कि इस वर्ष का जो पर्व होगा हमारे गांव में किस टाइप से होगा, कैसे होगा, कहां जो है हम लोग मूर्ति को, भगवान को स्थापित करेंगे, कैसे पूजा पाठ होगा, सारा विधि व्यवस्था जो है हम लोग एक दिन बैठ करके गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमें कार्य करना है इस वर्ष का जो पर्व त्योहार होगा। तो पर्व त्योहार में जो निर्णय लेने होंगे वो यही लेंगे, ठीक है। मतलब कि जो भी पर्व त्योहार इनका होगा, इनके निर्णय से हुई होगा कि ऐसे होगा, ऐसे हम लोगों को इस वर्ष जो है वो काम करने होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे पढ़ा पंचायत जो है, गांव पंचायत से ये ऊपर होता था पढ़ा पंचायत, ठीक है। पढ़ा पंचायत गांव पंचायत से ऊपर होता था। अगर ये पढ़ा पंचायत ने इसको कोई आदेश दिया, ठीक है, पढ़ा पंचायत ने गांव पंचायत को, जैसे एक एग्जांपल के तहत आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर किसी गांव में आप रह रहे हैं, ठीक है, किसी गांव में किसी पंचायत में आप रह रहे हैं, तो उसका जो प्रधान होता है वो होता है मुखिया। मुखिया का इलेक्शन होता है, वो जीत जाता है। मुखिया के ऊपर भी होते हैं ब्लॉक में ऑफिसर होते हैं या जिला परिषद, ये सब होते हैं। तो ब्लॉक का मान लिया कि कोई बीडीओ है, ठीक है। अब बीडीओ जो है आदेश देगा पंचायत के मुखिया को कि तुमको जो है यहाँ पे नाली बनवाना है, ठीक है, वहां पे नाली तुम नहीं बनाए हो, विवाद है, यहाँ पे बनवाना है। तो उसका जो है वो बखूबी पालन करता है मुखिया, कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे पढ़ा पंचायत, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि पढ़ा पंचायत जो है वो ग्राम पंचायत से, गांव पंचायत से ऊपर होता था, और यहाँ का जो प्रधान होता था, पढ़ा राजा जो होता था, वो आदेश देता था गांव पंचायत के जो प्रमुख होते थे उनको, यानी कि महतो और पाहन को, महतो को मुख्य रूप से देता था। तो इसको जो है वो इसके आदेश का पालन करना होता था। तो ये सब काम जो है इनके होते थे, महतो और पाहन का होता था। अब मान लिया कि कोई दोषी पकड़ा गया, ठीक है, जैसे चोरी करते हुए कोई चोर पकड़ा गया, झगड़े झंझट में कोई किसी के जमीन पर कब्जा कर रहा है और विवाद जो है इनके पास आया। अब जब फैसला हुआ और दोषी पाया गया तो उस दोषी को सजा होती थी। सजा जो है वो दोनों रूप से होती थी, शारीरिक भी होती थी और आर्थिक रूप से भी होती थी। जैसा कि पिछले शासन व्यवस्था में मैंने बताया, मुंडा शासन व्यवस्था में भी सजा का वैसा ही प्रावधान था कि शारीरिक रूप से भी उसको सजा दिया जाता था और आर्थिक रूप से भी। आर्थिक रूप से कहने का मतलब कि दंड के रूप में उसको पैसे या अनाज जो भी है वो कहा जाएगा कि तुम दो, इतना दो, जुर्माना तुमको लग रहा है, और नहीं तो उसकी पिटाई होती थी और जेल भी होती थी। ये शारीरिक रूप से दंड होता था। अगर और भी भारी काम उसने किया है, कोई बहुत बड़ा जो है वो कार्य, मतलब कि उस टाइप का कुछ कर दिया है, जैसे किसी की हत्या कर दी है या कुछ ऐसा कर दिया है, तो उसको समाज से बहिष्कार भी कर दिया जाता था, और ये महतो और पाहन मिलकर के कर देते थे। अगर बहुत बड़ा अपराध उसने किया है तो उसको समाज से, मतलब कि ग्राम पंचायत, गांव पंचायत से उसका बहिष्कार, इस समाज से उसका बहिष्कार हो जाता था, ठीक है। बाहर रखने की सजा इसको दे दी जाती थी कि तुमको जो है अब गांव में वापस नहीं आना है। अब थोड़ा सा मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। अब एक एक करके आपको समझाता हूं। कट गया, रुक जाइए। महतो सबसे पहले आप समझिए महतो को। महतो एक बार फिर से आपको रिपीट करा दे रहा हूं, ठीक है। गांव पंचायत का ये क्या होता था, प्रमुख होता था, ठीक है। जो गांव पंचायत है, गांव पंचायत का प्रमुख कौन हुआ,
महतो होता था। ठीक है, और यह पद जो है महतो का पद, याद रखिएगा यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि महतो का पद क्या वंशानुगत होता था या इसकी नियुक्ति की जाती थी। तो याद रखना है कि यह जो होता था ये वंशानुगत होता था, वंशानुगत। ठीक है, यह जो पद होता था यह वंशानुगत होता था। वंशानुगत कहने का मतलब यह हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो महतो है उसका बेटा ही आगे महतो बनेगा, मतलब कि गांव पंचायत का प्रमुख उसका बेटा ही बनेगा, उसकी मृत्यु होगी तो उसका बेटा जो है वो महतो बनेगा। ठीक है, यह पद जो है वो वंशानुगत होता था। और यह जो पद है वंशानुगत भी अगर होता था तो यह ज्येष्ठता के आधार पर होता था। कहने का मतलब कि अगर यह महतो है और इसके दो बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जो बड़ा बेटा होगा, है ना, अगर जो बड़ा बेटा है उसी को महतो का पद मिलेगा। छोटा बेटा कितना भी तेज हो और बड़ा बेटा कितना भी बेवकूफ हो, बड़े बेटे को ही मिलेगा, है ना, महतो का पद। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार में दो बेटे हैं, दो लाल हैं, है ना, बड़ा वाला जो है वो बेचारा उसको पद नहीं मिला, लेकिन छोटे वाले को मुख्यमंत्री तक का पद मिल रहा है ना। वही बात यहां पे होती थी, जो महतो होता था उसका बेटा ही उत्तराधिकारी बनता था, क्योंकि ये वंशानुगत था और कैसे ज्येष्ठता के आधार पर इसको बांटा गया था। ठीक है, अब जो है अगर पुत्र नहीं है, ठीक है, अगर कोई पुत्र नहीं है, मान लिया कि महतो का कोई पुत्र है ही नहीं, तब क्या होगा फिर? तो अगर पुत्र नहीं है तो कोई और उत्तराधिकारी बन सकता था। ऐसा यहां पे ऑप्शन था कि अगर पुत्र नहीं है तो कोई और उत्तराधिकारी बन सकता है। ठीक है, अब उसको जो है क्या दिया जाता था? जो और कोई बनेगा, दूसरा कलर ले लेता हूं, जो कोई और है, अन्य जो व्यक्ति होगा, पहचान में आ रहा है ना ये जो लिख रहा हूं, हां, अन्य जो व्यक्ति होगा इसका पुत्र है नहीं, लेकिन इसको नियुक्त कर दिया गया, इसको बना दिया गया, महतो का पद दे दिया गया, तो इसको कहा जाता महतवई खेत इसको दिया जाता था। ठीक है, महतवई खेत इसको कहते थे, महतवई खेत इसको कहते थे। ठीक है, ये जो पद मान लिया कि इसको जो मिला, ठीक है, महतो का कोई बेटा नहीं है लेकिन दूसरे किसी को मिला, तो उसको महतवई खेत कहा जाता था, उत्तराधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पाहन की ओर। ठीक है, पाहन, पाहन कौन होता था? पाहन के बारे में तो बताया है कि दोनों मिल करके काम करते थे, महतो और पाहन दोनों मिल करके काम करते थे क्षेत्र में। ठीक है, तो पाहन का क्या काम था अब थोड़ा सा आपको बताता हूं। पाहन गांव का पुजारी होता था। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि गांव का पुजारी था, ये गांव का पुजारी। ठीक है, पूछा जाएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता था, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो गांव का पुजारी पाहन कहलाता था। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता था वो मात्र 3 साल के लिए होता था। इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था, यह चीज भी आपको याद रखना है। यानी कि कहीं ना कहीं पाहन की नियुक्ति की जाती थी और महतो जो पद था यह वंशानुगत होता था। जैसा कि अभी हम लोग नियुक्त करते हैं, नियुक्त या हम लोग चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, 5-5 साल के लिए चुनते हैं, वैसे ही यहां पर 3 वर्ष के लिए ये पाहन चुना जाता था, जो क्या होता था, गांव का पुजारी होता था। ठीक है, अब पाहन की मान लिया कि 3 वर्ष के बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो कार्यकाल जब समाप्त होता है तो फिर नए पाहन का चयन होता है। ठीक है, फिर आएगा नया पाहन। अब ये जो नया पाहन होगा, नया पाहन, अब ये जो नया पाहन होगा, अब ये जो नया पाहन होगा, इस नए पाहन का चयन किस दिन होता था? इसके लिए भी एक विशेष दिन होता था नए पाहन के चयन के लिए। सरहुल के दिन इसका चयन होता था। ठीक है, सरहुल एक पर्व होता है, जनजातियों का ये पर्व है सरहुल। ठीक है, तो सरहुल का जो पर्व है इसी दिन नए पाहन का चयन होता था 3 साल के बाद। अब बात आती है तीसरा ऑप्शन, भंडारी, है ना। भंडारी कौन था? लिख देता हूं दूसरे कलर से, भंडारी। समझिएगा अच्छे से, क्योंकि यहीं से आपसे
प्रश्न पूछा जाएगा। अब भंडारी को याद रखना कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि मिलता जुलता है इससे, ठीक है, इसका जो कार्य है वो मिलता जुलता है। भंडारी सबसे पहले तो याद रखना है कि संदेशवाहक का काम करता था, संदेशवाहक था ये, संदेशवाहक। संदेशवाहक इसका मतलब क्या होता है समझते हैं? संदेशवाहक कहने का मतलब कि संदेश किसी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। किसी गांव में किसी विशेष व्यक्ति को अगर किसी ने झगड़ा कर दिया है और उसको बुलाया जा रहा है, तो बुलाने का काम कौन करेगा? ये भंडारी करेगा, ठीक है। किसी को अगर नोटिस भेजना है कि उसको बुला करके लाओ, तो संदेश भेजने का काम संदेशवाहक जो था ये भंडारी था, याद रखना है आपको। इसके अलावा एक और काम इसका था, देखिए राजा का भंडार जिस गांव में होता था, जहां भी राजा का भंडार होता था, राजा का भंडार, ठीक है, राजा का भंडार जहां पर होता था उसकी देखरेख यही करता था, यही भंडारी करता था। यह चीज भी आपको याद रखना है। वहां का प्रभारी, उस गांव का प्रभारी या भंडारी, ये जो भंडार होता था उसका प्रभारी ये भंडारी होता था, याद रखना है। इसको एक जमीन भी दिया जाता था, इसको भंडारी को एक जमीन भी दिया जाता था, ठीक है, और उसको, उस जमीन को भंडार गृह कहा जाता था, ठीक है, भंडार गृह कहा जाता था। जो जमीन भंडारी को मिलता था उसको भंडार गृह, गिरी खेत कहा जाता था, भंडार गिरी खेत, गिरी खेत कहा जाता था, याद रखना है आपको। तो ये हो गया गांव पंचायत, ठीक है। गांव पंचायत में ये तीन प्रमुख लोग थे और तीनों का हमने देख लिया कि इन तीनों का कार्य क्या क्या था। अब हम लोग चलेंगे पढ़ा पंचायत की ओर कि पढ़ा पंचायत आखिर क्या था, इसके जो प्रमुख थे वो कौन कौन थे, ठीक है, और इनका क्या क्या कार्य था। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये पढ़ा पंचायत जो है ये क्या था। पढ़ा पंचायत के बारे में थोड़ा सा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये गांव पंचायत से ऊपर होता था पढ़ा पंचायत। ये गांव पढ़ा पंचायत जो था वो 9 से 12 ग्रामों का समूह होता था, ठीक है। 9 से 12 गांव, किसी में 9 किसी में 12 गांवों को मिला करके पढ़ा पंचायत बनाया जाता था। और इसका जो प्रमुख हुआ करता था, इसका प्रमुख होता था पढ़ा राजा। तो ये सब याद रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता था, तो पढ़ा राजा होता था और इसके भी सहायक होते थे, ठीक है। अब पढ़ा राजा, मान लिया कि जो भी प्रमुख होता है, जैसे पंचायत में हमने देखा है कि जो पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है, तो उस मुखिया की मदद करने के लिए वार्ड सदस्य होते हैं। उस पंचायत में कई सारे वार्ड सदस्य होते हैं जो अपने क्षेत्रों की जो समस्या होती है उस मुखिया तक पहुंचाते हैं कि यहाँ पे नाली बनना चाहिए, यहाँ पे चापाकल बनना चाहिए, यहाँ पे ये चीजें नहीं है, ठीक है। तो मुखिया उस पे अमल करता है और वहां पर फिर कार्य किए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता था वो पढ़ा राजा होता था और इसके हेल्प के लिए, इसकी मदद करने के लिए राजा होते थे, दीवान होते थे। राजा वही हुआ पढ़ा राजा, ठीक है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। मंत्री होते थे, पैन भरा होता था और कोटवार होता था। कुछ कुछ शब्द जो है वो आपको उलझाने वाले हैं। देखिए जैसे राजा तो आप समझ रहे हैं, दीवान भी मैंने पहले बताया कि दीवान का क्या कार्य होता था। इसके अलावा मंत्री भी आराम से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नए शब्द आ रहे हैं, जैसे पैन भरा। ये पैन भरा क्या था और कोटवार क्या था, इन दो चीजों को हम लोगों को समझना है। देखिए अगर जो भी यहाँ पर बैठक होनी होती थी पढ़ा पंचायत में, किसी विवाद को लेकर या किसी विशेष चीजों को लेकर के, विकास की चीजों को लेकर के अगर कोई बैठक होनी होती थी तो उसकी अध्यक्षता ये राजा करता था, पढ़ा राजा ही उसकी अध्यक्षता करता था। दीवान जो होता था इसका सहायक होता था, दीवान जो होता था इसका सहायक होता था, याद रखना है, ठीक है। दीवान पढ़ा राजा का सहायक हुआ करता था और मंत्री जो है उसका परामर्शी होता था। मंत्री जो होता था यह राजा का परामर्शी, मतलब कि परामर्श देगा, ठीक है, परामर्श देगा, सलाह मशवरा देगा। मान लिया कि कोई कार्य करना है, उस पे राजा निर्णय लेने जा रहा है तो मंत्री वहां पे सलाह देगा, ठीक है, कि देखिए ये जो कर रहे हैं क्या सही है या गलत है। जो भी उसके मन में होगा वो राजा को, पढ़ा राजा को सलाह देगा
इसको परामर्श देगा, तब जाकर के आगे का कोई काम होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर एक है कोटवार। ठीक है, कोटवार का क्या काम था? तो जैसा कि हमने यहां पर देखा भंडारी, वही काम यहां पर पढ़ा पंचायत में, गांव पंचायत में जो काम भंडारी का था वही काम पढ़ा पंचायत में कोटवार का था। क्या काम था यहां पर भंडारी का? संदेश वाहक था ये। वैसे ही कोटवार यहां पर पढ़ा पंचायत में संदेश वाहक था। ठीक है, संदेश वाहक मतलब कि संदेश भेजने का काम ये करता था। अगर राजा को किसी को संदेश भेजना है तो ये काम कौन करेगा? कोटवार करेगा। कहां पर? पढ़ा पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, अगर आवश्यक पड़ी, आवश्यकता पर जो है वो किसी को, दोषी को सजा के लिए, ठीक है, मतलब कि तामिल कोटवार के माध्यम से कराया जाता था। तो ये सब जो है मतलब कि जो दोषी है उसको तामिल इसी के माध्यम से, कोटवार के माध्यम से ही कराया जाता था। अब एक और छूट रहा है ना, एक और छूट रहा है यहां पे, पैन भरा। ठीक है, ये पैन भरा का क्या काम होता था? पैन भरा का मान लिया कि जो बैठक हुआ, बैठक में सब लोग सम्मिलित हुए हैं, तो सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था ये करता था। ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। ठीक है, मतलब कि कैंटीन का व्यवस्था ये करेगा। पैन भरा जो है वो कैंटीन की व्यवस्था करेगा, खाने पीने का व्यवस्था इसके जिम्मे रहेगा, जो भी मतलब कि सभा होगी उसमें। ठीक है, पढ़ा पंचायत जो होता था, एक तरह से अगर देखें तो पढ़ा पंचायत एक अपीलीय न्यायालय की तरह काम करता था। ठीक है, मान लिया कि देखिए अपीलीय न्यायालय हम लोग किसको बोलते हैं? अभी भी हम लोग, जैसे हमारे घर में, हमारे गांव में जमीन को लेकर के विवाद हुआ, जमीन को लेकर के विवाद हुआ तो थाने में केस चला जाता है। थाना जो है वो केस कहां भेज देता है? जज के पास भेज देता है ना, कोर्ट में भेज देता है, जज देखेगा। अब जो है फैसला किसी के पक्ष में आया या नहीं आया, आप जो है वो अपील करते हैं, सोचते हैं कि ये जो फैसला है वो गलत है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे जो हाई कोर्ट है हमारा, वहां पर अपील करते हैं, है ना, ऊपर के कोर्ट में अपील करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपीलीय न्यायालय। तो यहां पे मान लिया कि जो कार्य नहीं सुलझ पाता था, गांव पंचायत में जो काम नहीं हो पाता था, वो काम जो है वो पढ़ा पंचायत में होता था, यहां से अपील किया जाता था पढ़ा पंचायत में। तो ये अपीलीय न्यायालय की तरह जो है वो काम करता था। यहां पे जो भी निर्णय नहीं हो पाता था वो यहां पर होता था। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। अब जो है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब बात आती है कि विवादों का निपटारा कैसे होता था। ठीक है, गांव के विवादों और गांव के जो मामले हुआ करते थे उनका निपटारा, जब किसी व्यक्ति या परिवार में किसी परिवार का विवाद हो जाता था तो कोई एक पक्ष, मतलब कि शिकायतकर्ता, ठीक है, शिकायतकर्ता, कोई भी पक्ष, मान लिया कि दो लोगों में विवाद हो गया तो एक जो है वो जाएगा इनके पास। ठीक है, अब ये जाएगा किसके पास? महतो को बताएगा। शिकायतकर्ता किसके पास जाएगा? महतो के पास जाएगा। महतो को सारा कहानी बताएगा कि देखिए घर में विवाद हो गया है, दो भाइयों में विवाद हो गया है, या कुछ भी विवाद है, भाइयों में हो या गांव में हो, किसी भी चीज को लेकर के अगर विवाद है तो शिकायतकर्ता किसके पास जाएगा? सबसे पहले महतो के पास जाएगा और महतो को जाकर के जानकारी देगा कि ऐसा हो गया है। अब महतो क्या है? महतो क्या करेगा कि महतो बैठक बुलाएगा। शिकायतकर्ता बोलेगा महतो को कि देखिए सर जी बुलाइए पंचायत, बैठक बुलाइए, ठीक है, पूरे गांव को जमा कीजिए और जो भी मामला है मैंने आपको सुना दिया है, अब आपके जिम्मे है। ठीक है, अब यह क्या करता था कि बैठक बुलाता था। महतो जो है वो गांव का बैठक बुलाता था और गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे सब लोग शामिल होते थे उसमें। ठीक है, सब लोग शामिल होते थे और जो भी फैसला लेना होता था वो महतो यहाँ पर फैसला ले लेता था और फिर जो है वो सुनवाई कर देता था। ठीक है, उचित जो भी इसको लगता था वो सुनवाई करता था। अब जो है ऐसे मामलों में
ठीक है। ऐसे मामलों में वो अपने मांझी के द्वारा बैठक के लिए गांव को सूचित करता था। ठीक है, मांझी, मांझी। देखिए ऐसा कहा जा रहा है मांझी जो होता था इसका सहायक होता था, इसका सहायक होता था। तो ये जो सहायक होता है इसके द्वारा बैठकी करने के लिए गांव के लोगों को सूचित करता था। मतलब कि महतो मांझी को बोलेगा और मांझी जो है वो बैठक का आयोजन करेगा, लोगों को सूचित करेगा कि ऐसा होने वाला है आज। ठीक है, तो आप सब लोग जरूर आइए और इस टॉपिक पे आज जो है वो फैसला होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक समय देखेगा मांझी कि किस समय जो है हम इस सभा को आयोजित करें, कहां पर आयोजित करें, समय स्थल सारा कुछ ये सुनिश्चित करेगा। और इसके बाद बैठक में शिकायतकर्ता जो है वो बैठक की जाती थी। ठीक है, शिकायतकर्ता भी होता था और अगला जो पक्ष होता था वो भी उसमें होता था। ठीक है, अब दोनों की बातें जो है वो वहां पर सुनी जाती थी और जो भी फैसला होता था वो फिर वहां पर बड़े बुजुर्ग भी होते थे, उन बड़े बुजुर्ग जो होते थे उनसे भी पूछा जाता था कि क्या ये सही है, नहीं है, क्या ये जो पक्ष है ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तब जाकर के फैसला लिया जाता था। ठीक है, अगर देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर कोई मामला या विवाद ग्राम सभा में नहीं सुलझ पाया, अब ये जो शिकायत करता है महतो को बताया और महतो ने जो भी था फैसला ले लिया, लेकिन दूसरा जो पक्ष है, सेकेंड जो पक्ष होगा, ठीक है, अगेंस्ट वाला, वो माना नहीं, बोला कि नहीं हम आपके मतलब कि आपका जो फैसला है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, जब मामला नहीं सुलझ पाया ग्राम सभा में, तब जो है महतो द्वारा पढ़ा राजा को बुलाया जाता था। मतलब कि महतो के द्वारा फिर पढ़ा राजा को सूचित किया जाएगा कि देखिए ऐसा एक विवाद गांव में हुआ है और ये सुलझ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। तो पढ़ा राजा के पास महतो जो है इस मामले को लेकर के जाता था। ठीक है, अब जो है अगर दोषी पाया जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, वो पक्ष और विपक्ष इनके लिए कोई भी नहीं था। ठीक है, दो लोग थे। ठीक है, तो विचार विमर्श करने के बाद अगर दोषी पाया गया तो उसको दंड दिया जाता था। दंड जो है वो आमतौर पर आर्थिक रूप से दिया जाता था। दंड जो होता था, दंड आमतौर पर अगर देखें, लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, आमतौर पर आर्थिक होता था। ठीक है, आर्थिक दिया जाता था। मतलब कि कह दिया जाएगा कि तुमको इतना अनाज दे देना है दंड के रूप में, इतने पैसे तुमको दे देने हैं, ये तुम्हारे लिए दंड है। ठीक है, अगर कभी कभी ज्यादा उसने कोई वैसा काम कर दिया है, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ज्यादा अगर बदमाशी कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है, अपराध बड़ा कर दिया है, तो उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। सामाजिक बहिष्कार भी उसका होता था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि अगर मामला आ जाए यौन अत्याचार का, ठीक है, मतलब कि रेप, ये सब जैसे मामले जो हैं, रेप ये सब जैसे अगर मामले आ जाए तब क्या होगा। यौन अत्याचार के मामले में अगर बात करें तो बलात्कार के मामले में पीड़ित जो महिला होती थी या जो लड़की होती थी, ठीक है, पीड़ित महिला या लड़की, ठीक है, पीड़ित महिला या लड़की जो होती थी, लड़की के माता पिता या भाई सबसे पहले गांव के महत्व को जानकारी देते थे। लड़की के माता पिता, ठीक है, माता पिता या भाई, माता पिता या भाई किसके पास जाएंगे, किसको सबसे पहले जानकारी देंगे, तो सबसे पहले जानकारी देंगे महतो को। ठीक है, महतो को इस मामले की सबसे पहले जानकारी देंगे कि देखिए ऐसा हो गया है। ठीक है, आप इस पे नजर डालिए और फैसला कीजिए इसका। ठीक है, महतो को जानकारी देता है और गांव की बैठक बुलाया जाता है। फिर महतो क्या करेगा, गांव में बैठक बुलाएगा, है ना, गांव को बैठक बुलाया जाता था। अब देखा जाता था कि क्या ये सचमुच में ऐसा हुआ है, क्या ऐसा मामला हुआ है, या इस लड़के के ऊपर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, दुश्मनी जो है वो इससे निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आरोपित को बुलाया जाता था बैठक बुला करके। अब जो है दंड दिया जाता था, या तो कह दिया जाता था कि ये जो लड़की है इसको, लड़की को सौंप दिया जाता था,
ठीक है, लड़की को सौंप दिया जाता था कि अब जो है इसका भरण पोषण सारा कुछ जो भी है तुम करो, यानी कि कहें तो साफ साफ शब्दों में तुम इससे विवाह करो, ठीक है, तुम इससे विवाह करो, शादी करो। अगर पंच की जो शिकायत, बैठक में पंच द्वारा जो शिकायत करता है उसकी बात सुनने के बाद आरोपित व्यक्ति से इसके बारे में सफाई मांगी जाती थी, ठीक है। दूसरा कलर लेता हूं, मान लिया कि एक और है आरोपित व्यक्ति है। अब ये जो आरोपित व्यक्ति है, अब इससे भी पूछा जाएगा कि देखो तुम्हारे ऊपर इस महिला के इस लड़की के माता पिता या भाई ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या अपनी सफाई में कुछ कहना है? हमने ये कह दिया है, ठीक है, जो हमें कहना था। तुमको अब कुछ कहना है तो बताओ, क्या तुम्हें कुछ सफाई देनी है तो बताओ। अब जो है यहां पर गवाह भी लाया जाता था, ठीक है। अगर मामले को जिसने देखा है उस गवाह को भी बुलाया जाता था कि क्या यह मामला सही है या गलत है, ठीक है। अब इस पे जो है वो बहस होती थी। अगर तीनों पक्ष का देखा जाएगा, अब एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, और तीसरा जो पक्ष हुआ ये हो गया, गवाह हो गया। अब तीनों की बातों को ध्यान में रख करके फैसला सुनाया जाएगा। अगर आरोपित दोषी पाया जाता है, ठीक है, अगर आरोपित दोषी पाया जाता है और मामला ज्यादा गंभीर नहीं होता है तो इसको मामला ज्यादा गंभीर नहीं है, मामला ज्यादा गंभीर नहीं है तो इसको आर्थिक दंड दिया जाएगा, ठीक है। आर्थिक दंड कहने का मतलब कि मामला ज्यादा गंभीर नहीं, कहने का मतलब समझ रहे ना, कि लड़की के साथ छेड़छाड़ किया, ठीक है, बलात्कार नहीं, छेड़छाड़ किया, मामला ज्यादा गंभीर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा, ठीक है। आर्थिक दंड, पैसे ये सब इससे लिए जाएंगे और 2-4 कान के नीचे मारा जाएगा कि आगे से ऐसा तुमको नहीं करना है, ठीक है, और मामले को फिर समाप्त कर दिया जाएगा। अगर बलात्कार रियल में इसने किसी महिला का बलात्कार रेप किया है, तब लड़का और लड़की अगर दोनों राजी हैं, ठीक है, लड़का भी, आरोपित भी राजी है और महिला, ये लड़की भी, ये महिला लड़की भी, ये दोनों अगर राजी हैं तो इनका विवाह कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर दोनों राजी हैं, दोनों से पूछा जाएगा कि तुम लोग का अगर शादी विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। अगर दोनों राजी हैं तो इन दोनों का फिर विवाह कर दिया जाएगा, शादी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लिया कि ये जो आरोपित है, दोषी पाया जाने के बाद यदि कोई आरोपित, मतलब कि जो व्यक्ति है, पंच के निर्णय से इनकार करता है, मतलब कि ये जो आरोपित है ये कहेगा कि हम आपके निर्णय को नहीं मानते हैं, ठीक है, और सिद्ध भी हो गया, गवाह ने भी बोल दिया कि हाँ ये सच बात है, और सिद्ध हो गया, और ये बोल रहा है कि नहीं हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, तब जाकर के इसका सामाजिक बहिष्कार होगा, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार, ठीक है, सामाजिक बहिष्कार फिर किया जाएगा अगर ये बातों को नहीं मानता है तो, ठीक है। अगर ये बातों को नहीं मानता है तो फिर इसका समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा कि तुमको अब गांव में नहीं आना है। आगे चलते हैं, गंभीर अपराध, ठीक है, अगर कोई गंभीर अपराध, किसी ने हत्या कर दी या कुछ ऐसा कर दिया, हत्या के मामले आ गए, तब क्या होगा, ठीक है। अगर किसी ने गंभीर अपराध या हत्या कर दी तो ऐसे मामलों का क्या होगा। ऐसे मामलों को गांव में नहीं सुलझाया जाता था, ठीक है, ऐसे मामलों को महतो द्वारा थाना में बढ़ाया जाता था। महतो क्या करेगा कि इसको थाना में आगे बढ़ा देगा, ठीक है, गांव में नहीं सुलझेगा। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो ऐसे मामले को थाने में भेज देता था। कौन भेजता था? महतो, क्योंकि सबसे पहले जो सूचना आती थी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके पास आएगा, मामला किसके पास आएगा, महतो के पास ही आएगा, और महतो अपने स्तर से देखेगा कि क्या ये मैं सुलझा पाऊंगा या नहीं, तो या तो थाने में भेजेगा या कहीं और भेजेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हत्या के मामले को कहां पर भेजता था, ये थाने में भेज देता था, ठीक है।
छोटे मोटे आपराधिक मामलों का निपटारा ये महतो कर देता था, लेकिन ये जो मर्डर ये सब वाला हत्या वाला जो मामला होता था इसको ये नहीं सुलझाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जमीन जायदाद का विवाद। अगर विवाद जमीन जायदाद वाला है ना, भाई भाई में, है ना, गोतिया हम लोग जिसको बोलते हैं बिहार में, अगर जमीन जायदाद का विवाद है या कोई गांव वाला ही किसी के जमीन पर कब्जा कर रहा है, यानी कि जमीन का विवाद है ये, तो जमीन का अगर विवाद होगा तो महतो द्वारा ग्राम सभा द्वारा ही इसको निपटा लिया जाता था। सबसे पहले तो मामला किसके पास आएगा? महतो के पास। ये इतने बार आएगा ना कि आपके माइंड में ये बैठ जाएगा, एग्जाम में आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, महतो के द्वारा सबसे पहले महतो इसको संज्ञान में लेगा और महतो कोशिश करेगा कि हम ग्राम में ही, गांव में ही इसका निपटारा कर दे, इस केस को यहीं पर खत्म कर दें, रफा दफा कर दें। ठीक है, अगर नहीं हो सका तब फिर ये जाएगा पढ़ा राजा के पास। नहीं होने पर ये कहां जाएगा? पढ़ा राजा के पास जाएगा। ठीक है, पढ़ा राजा के पास ये जाता था, पढ़ा राजा के पास मामला जो है वो बढ़ा दिया जाता था। अगला धार्मिक पर्व त्योहार। धार्मिक पर्व त्योहार की अगर बात करें तो पर्व त्योहारों में, गांव के धार्मिक पर्व त्योहार में पारंपरिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब कि जैसे होता क्या है ना कि आपके गांव में, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि गांव में अभी होली होने वाला है, तो होलिका दहन अगर होनी है तो गांव के कोई जो बुजुर्ग होते हैं उनको बुलाया जाता है, एक बैठक होती है और जो बुजुर्ग बोलते हैं वही होता था। तो पारंपरिक नेतृत्व होता था, जो बुजुर्ग पिछले कुछ सालों से जैसा कहते आ रहे हैं, जैसा निभाते आ रहे हैं, वैसा ही पारंपरिक रूप से यहां पर होता था। ठीक है, महतो की अध्यक्षता में गांव में मनाया जाने वाला जो भी पर्व त्योहार होता था उसका दिन तय किया जाता था। यहां पर भी महतो की ही भूमिका होती थी और महतो जो है वो दिन तय करता था, स्थान तय करता था, ठीक है, तिथि तय करता था, ये सारा कुछ जो है वो महतो तय करता था कि कहां पे इस वर्ष का पर्व कैसे हम लोग मनाने वाले हैं। ठीक है, पर्व त्योहार का दिन जो है इसके द्वारा तय किया जाता था। और सबसे पहले कर्मा त्योहार में महतो द्वारा ही सबसे पहले कर्मा वृक्ष गाड़ा गया। ठीक है, कर्मा वृक्ष की अगर हम लोग बात करें तो कर्मा वृक्ष सबसे पहले जो गाड़ा गया इन महतो के द्वारा ही गाड़ा गया। ठीक है, सबसे पहले कर्मा वृक्ष इसी के द्वारा महतो के द्वारा ही गाड़ा जाता है और इसके बाद ही गांव के दूसरे लोग जो है वो कर्मा वृक्ष को गाड़ते हैं। तो इतना जो है आप लोगों को याद रखना है। तो इतना से आपका 2 मार्क्स और कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे और भी कुछ शासन व्यवस्थाएं। ठीक है, 2-3 शासन व्यवस्था और भी बच गया हमारा, उसको कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक चीज जो करना है वो शेयर आप लोगों को जरूर करना है सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि जेपीएससी के स्टूडेंट चैनल पे कम है, मैंने बोला है, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि उन तक जो है ये वीडियो पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स में आप लोगों को ये 60 दिन में, 60 डेज मैंने बोला है, तो 60 दिन में ये कोर्स मैं खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।